Assalamu alaikum class 9th. This is part 2 of your fourth chapter of your computer book. कल हमने लास्ट क्लास में हमने पार्ट 1 में कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे और थोड़े से टॉपिक्स आज कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है OSI मॉडल। What is OSI model? OSI model is the abbreviation of Open System Interconnected। बुनियादी तौर पर समझ लीजिए, इसमें बहुत कोई ऐसी बात नहीं है मुश्किल। इसका बुनियादी काम ये है कि ये किसी भी डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम को बनाने के लिए और फिर उसको मेंटेन रखने के लिए कुछ कवायद और ज़वाबित होते हैं या कुछ तरीक़ाकार होते हैं जिन पर डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम बनाने वाली कंपनीज़ अमल दरामद करती हैं। होता क्या है तो बहुत सारे और सिस्टम भी बहुत सारे स्टैंडर्ड और भी हैं, लेकिन डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर OSI मॉडल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अपनी गिरफ्त की वजह से, अपनी ग्रिप की वजह से और अपनी एक्यूरेसी की वजह से। अब इस OSI मॉडल में अगर हम देखें तो इसमें होता क्या है कि इसमें 7 लेयर्स होती हैं, 7 लेयर्स, यानी कि आपके डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम को 7 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। कंसेप्चुअली ऐसा कंसेप्चुअली होता है, लॉजिकली होता है। इस ख़ास बात इस OSI मॉडल की ये है कि इसको जब भी लिखते हैं तो याद रखिए, देखिए कि 1 हमेशा नीचे आता है और 7 हमेशा लास्ट में आता है, यानी कि बड़े से स्टार्ट करते हैं। याद रखिए कि इस तरह के आपसे इम्तहान में भी पूछ लिया जा सकता है, तो ये हमेशा याद रखना कि OSI मॉडल हमेशा मूव टूवर्ड्स अप, ये बॉटम की तरफ नहीं जाता। तो अब इसके अंदर यहाँ से इसको स्टडी करना अगर हम शुरू करें तो इनकी 7 लेयर्स फिज़िकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, यानी ये आपके डेटा कम्युनिकेशन की इब्तिदा से और एंड तक जितना भी काम हो सकता है वो सब का सब इसमें डिवाइड हो गया है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले फिज़िकल लेयर में बात करते हैं। देखिए, फिज़िकल लेयर को समझने के लिए ये है कि आप अपने कंप्यूटर को जब किसी डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम यानी किसी नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे या कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले तो आपको अपने कंप्यूटर के अंदर वो डिवाइसेस चाहिए होती हैं जो डिवाइसेस कोई नेटवर्क एक्सेप्ट करे। मिसाल के तौर पे NIC, उस NIC को एक्चुअली कोई नेटवर्क कबूल करता है, एक्सेप्ट करता है, तो वो पूरे के पूरे सिस्टम को एक्सेप्ट करवा देता है। बात दरअसल ये है कि केबल NIC में लगता है, नेटवर्क आइडेंटिटी कार्ड, जिसको हम लेन कार्ड भी कहते हैं। तो लेन कार्ड जो है यहाँ से इससे लेके और फिर इसके अंदर और भी फैक्टर्स आ जाते हैं। वो फिर तो जो फिज़िकल चीज़ें हैं आपके नेटवर्क के अंदर, उन चीज़ों को की अरेंजमेंट और मैनेजमेंट ये फिज़िकल लेयर की जिम्मेदारी होती है। डेटा लिंक लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसमिट डेटा यूजिंग फिज़िकल एड्रेस। अब देखिए, फिज़िकल एड्रेस इसका ये कह रहा है कि डेटा लिंक लेयर की जिम्मेदारी ये है कि वो आपके डेटा को फिज़िकल एड्रेस से लॉजिकल और लॉजिकल एड्रेस से फिज़िकल एड्रेस में कन्वर्ट करती है। फिज़िकल एड्रेस को समझ लीजिए। देखें, एक वेबसाइट है, उसका नाम है www.microsoft.com। आमतौर पर देखा होगा आपने, ऐसे ही नाम होते हैं।
एक्चुअली ये इसका लॉजिकल नाम है, ये इसका फिजिकल एड्रेस नहीं है, ये इसका लॉजिकल एड्रेस है। जब हम किसी ब्राउज़र में ये www.microsoft.com लिखते हैं तो आप देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट खुल जाती है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये काम ये नाम नहीं कर रहा, ये एड्रेस नहीं कर रहा, ये एड्रेस है, इसको हम URL कहते हैं। URL कहते हैं, क्वेरी स्ट्रिंग कहते हैं, और लेकिन आमतौर पर जो मशहूर है उसको हम URL कहते हैं, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। तो इसके पीछे कुछ नंबर्स चल रहे होते हैं, वो नंबर्स आमतौर पर IP एड्रेस कहलाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अब इसका नंबर कुछ भी हो सकता है, ये IP एड्रेसेस जो फिजिकल एड्रेसेस के पीछे चल रहे होते हैं, ये लॉजिकल एड्रेसेस के पीछे चल रहे होते हैं, वो क्लासेस में होते हैं। ये कभी बाद में समझाएंगे, अभी आपके टॉपिक भी नहीं है ये, कि उसकी 4 क्लासें होती हैं। नोट फॉर एग्जांपल 166। अच्छा, ये जो फिज़िकल एड्रेस होते हैं ये तो लॉजिकल है, जो फिज़िकल एड्रेसेस होते हैं याद रखिए कि वो डायनामिक होते हैं, चेंजेबल होते हैं, वो तब्दील होते रहते हैं। एक दफ़ा अगर कोई एड्रेस आपने किसी का देख लिया किसी वेबसाइट का किसी तरीके से, तो अगली मर्तबा जब आप उस वेबसाइट को खोलेंगे तो आप देखेंगे कि एड्रेस तब्दील हो चुका होगा, ये हैकिंग से प्रोटेक्शन की वजह से। 166.10.10.1 फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एग्ज़ाम्पल दी है कि ये इसका फिज़िकल एड्रेस है। अब आप ब्राउज़र में ये एड्रेस लिख दें या ये एड्रेस लिख दें, आपकी वेबसाइट खुल जाएगी। दिस इज़ लॉजिकल एड्रेस, दिस इज़ फिज़िकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस चेंजेबल नहीं होता, तब्दील नहीं होता, लेकिन उसके पीछे चलने वाले जो फिज़िकल एड्रेसेस होते हैं वो तब्दील होते रहते हैं। तो डेटा लिंक लेयर का काम क्या है कि आपके डेटा को रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसमिट डेटा यूजिंग फिजिकल एड्रेस, यानी कि आपके आसान लफ्ज़ों में आपके ट्रांसमिट किए हुए डेटा को एरर फ्री करता है। वो आपको आपके भेजे हुए मैसेज को प्रॉपर फिजिकल एड्रेस पे पहुंचाता है, और लॉजिकल एड्रेस इसको नहीं ढूंढता, वो फिजिकल एड्रेस को ढूंढता है जो उस सेशन में, यानी एक मरतबा की ब्राउज़र खोलने में जो उसने वेबसाइट खोली है तो कौन सा फिजिकल एड्रेस चल रहा था, तो ये उसी को पकड़ लेता है और फिर उसके बाद उसको डेटा ट्रांसमिट कर देता है, तो एरर फ्री आपका मैसेज जाता है। नेटवर्क लेयर, द फंक्शन ऑफ दिस लेयर इज द सिलेक्शन ऑफ द शॉर्टेस्ट एंड सूटेबल पाथ फॉर द सोर्स, यानी कि आप जब मैसेज आपने ट्रांसमिट किया तो उसको किसी रास्ते से भी तो गुजरना है, तो नेटवर्क लेयर उसके रूट का तयन करती है, उसके रूट डिफाइन करती है कि आपके भेजे हुए मैसेज को कौन से रूट से सेंड करना है या कौन से रूट से आने वाले डेटा को रिसीव करके आपकी तरफ उसको मोड़ना है। ये काम है नेटवर्क लेयर का। ट्रांसपोर्ट लेयर, टू इंश्योर द रिलायबल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, ट्रांसपोर्ट लेयर मैनेज एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल एंड द क्वालिटी ऑफ द सर्विस। देखें, इतना आपने समझ ही लिया होगा, बहुत आसान है कि ये आपके डेटा का जो फ्लो है वो कहीं रुक ना जाए, किसी लम्हे कोई ट्रैफिक की रवानी यानी कि डेटा ट्रैफिक की रवानी में उसको खलल ना आ जाए या कुछ रेस कंडीशन वगैरह पैदा ना हो जाए, तो उस सूरत हाल से बचने के लिए ये कंट्रोलिंग कर रही होती है आपका डेटा की, कि वो सही मकाम पर पहुंच जाए और फिर आपका डेटा सही सलामत एक्यूरेसी के साथ पहुंचता है। सेशन लेयर, दिस लेयर इस्टेब्लिश, मेंटेन एंड एंड द सेशन ऑफ लॉजिकल कनेक्शन। अब देखें, एप्लीकेशन जो होती है ना जिसके ऊपर आप मैसेज टाइप करके भेज रहे हैं, वो दरअसल लॉजिकल एड्रेस को जानती है। वो एप्लीकेशन फिजिकल एड्रेसेस के पीछे नहीं पड़ती, वो लॉजिकल एड्रेसेस को जानती है। तो याद रखिए कि सेशन जो लेयर है वो एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर देती है कि लॉजिकल एड्रेस में और आपकी एप्लीकेशन में। जैसे आपने गूगल पे चैट वगैरह की होगी, तो गूगल पे वो जगह जहाँ पर आप टाइप कर रहे होते हैं और सेंड कर रहे, जैसे आप सेंड पर क्लिक करते हैं तो अब आपके क्लिक करने से लेके और पहुँचने तक जो काम हुआ है उसके अंदर OSI की जो सेशन लेयर है उसने
वो सेशन की मतलब एक इंस्टेंस क्रिएट किए कि इस इंस्टेंस में आप मैसेज भेजेंगे, अगले इंस्टेंस में आपको मैसेज मिलेगा। तो ये सेशन लेयर का काम होता है। प्रेजेंटेशन लेयर, इट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन लेयर से इंफॉर्मेशन को लेती है और उसको कन्वर्ट करती है नेटवर्क फॉर्मेट में, यानी कि नेटवर्क जो ज़बान समझता है उस ज़बान में उसको कन्वर्ट करती है, यानी कि एस्की कोड या फिर यूनिकोड। अगर उर्दू में आप बातचीत कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, या मैसेज आपका उर्दू में है तो वो यूनिकोड को में कन्वर्ट करेगी प्रेजेंटेशन लेयर, और अगर नॉर्मल इंग्लिश में कर रहे हैं तो वो एस्की कोड को फॉलो करेगी। तो प्रेजेंटेशन लेयर आपके भेजे हुए डेटा को कन्वर्जन कर रही होती है और उसके बाद उसको वो एप्लीकेशन लेयर के हवाले कर देती है। दिस लेयर इनेबल यूजर टू एक्सेस द नेटवर्क विद एप्लीकेशन सच एज ईमेल एंड फाइल ट्रांसफ़र या फिर चैट। इसमें तो नहीं लिखा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन लेयर वो लेयर होती है जब जो एप्लीकेशन आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ईमेल आप इस्तेमाल कर रहे हैं जीमेल की, तो आप ईमेल करने के लिए जब कुछ डेटा टाइप करेंगे तो जिस जगह आप डेटा टाइप करेंगे दैट इज़ योर एप्लीकेशन लेयर। तो ये 7 लेयर्स हैं। इन लेयर्स का एक फ़ायदा ये भी है कि ये कम से कम अगर डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम में कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उसकी डायग्नोज बड़ी आसान हो जाती है। कि जब हम 7 लेयर्स में से एक लेयर को जब हम चेक कर रहे होते हैं तो हमें पता लग जाता है कि मसला कहाँ आ रहा है। मसला लैन कार्ड पे आ रहा है, या मसला उसके केबल में आ रहा है, या मसला उसके राउटर में आ रहा है, या मसला उसके किसी और चीज़ में आ रहा है, या उस जगह पर मसला आ रहा है जिस जगह पर आप टाइप कर रहे हैं। यानी कि बहुत आसान हो जाता है डायग्नोस करना। ओके, लेन, मेन एंड रेन। लेन इज द एब्रीविएशन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। लेन एक छोटा नेटवर्क होता है, स्मॉल नेटवर्क होता है, जिसके अंदर आप 2 से तकरीबन 254 कंप्यूटर एक लेन के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। 255 पे आपको फिर तब्दीली करनी पड़ेगी नेटवर्क के अंदर आईपी एड्रेसेस में। तो बहरहाल छोटा नेटवर्क जो एक छोटे जियोग्राफिकल एरिया को कवर कर रहा हो तो उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। दूसरा है मेट्रोपॉलिटन एरिया। मेट्रोपॉलिटन एरिया बड़ा नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क यानी लेन से बड़ा होता है ये। मेट्रोपॉलिटन यानी कि शहरों तक भी इसकी जो लंबाई है वो हो सकती है। एक शहर के अंदर एक एरिया से दूसरा एरिया या एक शहर से दूसरा शहर कनेक्शन कर सकते हैं हम, तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया कहलाएगा। वाइड एरिया नेटवर्क, ये बहुत बड़े बड़े नेटवर्क होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यूफोन का नेटवर्क है, दिस इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे मिसाल के तौर पे जैज़ का नेटवर्क है, दिस इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे मिसाल के तौर पे इंटरनेट है, दिस इज़ वाइड एरिया नेटवर्क एंड द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट वन इन द वर्ल्ड। इंटरनेट से बड़ा कोई वाइड एरिया नेटवर्क नहीं है। तो आपने ये मैं वीडियो जब अपलोड करूँगा तो आपने जो भी क्वेश्चन करना हो तो आप ज़रूर कीजिएगा। बिट रेट एंड बाउड, ये समझ लीजिए आप कि बिट रेट और बाउड रेट सिंपल इसका कॉन्सेप्ट है कि 1 सेकंड में बिट रेट का मतलब है कि 1 सेकंड में आपके केबल से कितने बिट्स गुजरे हैं। 1 सेकंड में आपके केबल से या आपके मीडियम से, जो भी मीडियम आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं केबल की मिसाल दे रहा हूँ, 1 सेकंड में कितने बिट्स गुजरे हैं। बिट्स क्या होता है? 0 1 होता क्या है कि 0 1 0 1 0 1 दिस इज कॉल्ड डेटा। ये गुजर रहा होता है और यही ट्रांसमिट हो रहा होता है, इसी को हम डेटा रेट कहते हैं। ये कितनी स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र हो रही है। अगर ये चीज़ आपने नोट किया होगा कि जब भी आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आप एक बात का बड़ा ख्याल रखते हैं कि MBPS, दिस इज द बिट डेटा रेट, मेगा बिट्स पर सेकेंड। ये जब छोटा होता है तो इसको KBPS भी बोलते हैं, और ये बिल्कुल छोटा होता है तो इसको बिट्स जो BPS भी बोलते हैं, बिट्स पर सेकेंड। तो बिल्कुल स्मॉल जो होता है उसको वो BPS होता है,
बिट्स पर सेकंड के, यानी कि एक सेकंड में कितने बिट्स गुजरे हैं, दिस इज कॉल्ड इट्स डेटा रेट। और एक होता है बाउड रेट। बाउड को समझने के लिए आप ये एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। द बाउड रेट इज द नंबर ऑफ सिग्नल ट्रांसमिटेड पर सेकंड। देखिए डेटा गुजरा है यानी कि 0-1 बिट्स गुजर रहे हैं तो बिट रेट, लेकिन एक सेकंड में कितने सिग्नल गुजरे हैं, दिस इज बाउड रेट। सिग्नल के अंदर, एक सिग्नल के अंदर कई कई बिट्स होते हैं, कई हज़ार बिट्स हो सकते हैं, कई लाख भी हो सकते हैं। तो याद रखिए कि एक सिग्नल, हर सिग्नल, देखिए सिग्नल आगे पीछे गुजर ही रहे होते हैं, ट्रांसफ़र ही हो रहे होते हैं। सिग्नल का जो रेट है एक सेकंड में कितना है, वो उसका बाउड कहलाता है। इसके अलावा सिग्नल के अंदर जब कोई तब्दीली आती है ट्रांसफ़र होने के दौरान, जब कोई चेंजिंग पैदा हो रही होती है, कोई एटीन्यूएशन वगैरह उसके अंदर आ रही होती है, या उसके अंदर कोई एम्पेयरमेंट वगैरह क्रिएट हो रही होती है, या वो तेज़ हो रहा होता है, या वो आहिस्ता हो रहा होता है, या वो ख़राब हो रहा होता है, दैट इज़ इट्स बाउड रेट। एक सिग्नल, कितने सिग्नल एक सेकंड में गुजरे और उसकी अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ हुई, दैट इज़ बाउड रेट। फॉर एग्जांपल, अगर आपके मीडिया से, आपके मीडियम से एक सेकंड में एक सिग्नल के अंदर, ये आपकी बुक की मिसाल है, 1200 मरतबा अगर तब्दीली आई है, कोई चेंजिंग आई है, कुछ चेंज हुआ है, ऊपर नीचे हुए हैं उसकी एम्पलीट्यूड्स, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके इस सिग्नल का जो बाउड रेट है वो 1200 है। अगर एक सेकंड में 1200 मरतबा एक सिग्नल की बात हो रही है, ये एक सिग्नल चेंजेस आई है, तो आपके 1200 मरतबा चेंजिंग आई है, तो आपके 1200 बाउड रेट होगा। ठीक है, बिट बाउड रेट का निकालने का फार्मूला क्या है? बाउड रेट इज इक्वल टू बिट रेट, यानी कि डेटा रेट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ बिट्स, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड, ये वही बीपीएस की बात हो रही है। तो मिसाल के तौर पे एक सिग्नल के अंदर अगर उसका डेटा रेट, ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसको फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसकी डेरिवेशन बनाने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल इस कॉन्सेप्ट को आप अपने जहन में रखिए कि बाउड रेट द चेंजेस ऑफ द सिग्नल इन पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड के अंदर, या फिर एक सेकेंड के अंदर कितने सिग्नल ट्रांसफ़र हो रहे हैं, दिस इज़ बाउड। एंड डेटा रेट यानी कि बिट रेट, दैट इज़ द बिट्स ट्रांसफरिंग इन 1 सेकेंड, दिस इज़ योर बिट रेट। तो बेटा ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ है आज, तो इसको मैं भी अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह, और आपको शेयर भी कर दूंगा क्लासरूम पर, और उसके साथ मैं कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस भी देता हूँ। मुझे उसका कोई रिप्लाई नहीं आता, मुझे लग रहा है कि आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो प्लीज़ इसको वॉच कीजिए, गौर कीजिए, जो मेरे लेक्चर को सामने रख के, जो कुछ मैंने वीडियो में समझाया इसको सामने रख के आप उस चैप्टर को देखें। इसीलिए मैं एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर भी कवर कर सकता हूँ, लेकिन मैंने आपके आसानी के लिए एक चैप्टर को डिवाइड किया है 2 हिस्सों में, ताकि आप इजीली स्पेसिफिक टॉपिक्स को स्टडी कर सकें। तो ये आपकी आसानी के लिए मैंने किया है, तो प्लीज़ इसको आप स्टडी कीजिएगा। ये 3-4 टॉपिक हैं, रोज़ाना मैं 3-4 टॉपिक ही लेके आता हूँ, और उस चैप्टर को मैं डिवाइड करता हूँ, तो इसको ज़रूर स्टडी कीजिएगा। थैंक यू।